आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब धरती बनी भी नहीं थी। उस टाइम सिर्फ एक गैस की डिस्क थी, मतलब यूनिवर्स के अंदर हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना था। यहाँ पे सिर्फ गैस और पार्टिकल्स की एक डिस्क थी, जहाँ पे जो बड़े और भारी पार्टिकल्स थे वो मेनली उस डिस्क के सेंटर में आ गए थे, और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो उस डिस्क के पेरिफेरी मतलब साइड के अंदर थे। तो जो बड़े पार्टिकल्स सेंटर में आए थे वो हमारा मेनली सन बन गया, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स साइड में घूम रहे थे वो प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है उसके अंदर बन गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने सन बना दिया, हमने प्लैनेट्स बना दिए, हमने एस्ट्रॉइड्स बना दिए, तो एग्जैक्टली हमारा मून कैसे बनता है? मून के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई है, क्योंकि ये जो बात है ये आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की है। तो उस टाइम कोई था नहीं ये सब देखने के लिए, तो काफ़ी सारी हाइपोथेसिस और काफ़ी सारी थ्योरी निकल के आई है जो हमें मून की फॉर्मेशन के बारे में बताती है, और हम उनमें से उस थ्योरी या उस हाइपोथेसिस को सच मान लेते हैं जो हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर्स दे देती है। तो जो इसके अंदर सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी द फिजन थ्योरी। द फिजन थ्योरी क्या कहती है? द फिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा मून है ना वो एक टाइम पे धरती का ही पार्ट था, बट क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आया और धरती से टक्कर हुई उसकी, जिसकी वजह से जो मून है वो धरती से अलग हो गया, और वो एक अलग ही सेलेस्टियल बॉडी या फिर एक अलग ही हमारी सैटेलाइट बन गया। मून हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो एक अलग ही बॉडी बन गया। तो पर ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी काफ़ी सारी क्वेश्चनेबल थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर मून हमारी धरती का ही पार्ट था एक टाइम पे, तो जो मटेरियल मून पे है वही सेम टू सेम मटेरियल धरती पे होने चाहिए, या फिर धरती पे जो हमारे मटेरियल पाए जाते हैं वही सेम टू सेम मून पे होने चाहिए। बट जब अपोलो मिशन के दौरान हमारे मून से काफ़ी सारे रॉक्स और वहाँ की जो सैंड है वो लाई गई और उनको टेस्ट किया गया, तो वो देखा गया कि उसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल तो ऐसे हैं जो धरती से मेल खाते हैं, मतलब उनके आइसोटॉप्स भी सेम है। पर काफ़ी सारे ऐसे और भी मटेरियल्स हैं जो कि धरती से बिल्कुल ही अलग है, धरती पे तो वो पाए भी नहीं जाते। तो इस थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया। देन इसके बाद में हमारी दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मून है वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ही नहीं था। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी धरती बनी थी तो उस टाइम मून हमारे सोलर सिस्टम में था ही नहीं। ये तो किसी और ही सोलर सिस्टम से घूमते घूमते हमारे सोलर सिस्टम में आ गया। तो ये अर्थ के पास कैसे आया? ये मून किसी दूसरे सोलर सिस्टम में था, और वहाँ से जब हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करी और हमारी अर्थ के पास से गुजरने लगा, तो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये उसके अंदर आ गया। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते ही अर्थ ने इसे अपनी ओर खींच लिया। अब ग्रेविटी कैसे काम करती है? कोई भी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है या फिर उसका साइज ज़्यादा है, मेनली जिसका मास ज़्यादा है, वो कम मास वाली बॉडी को खींचती है। मतलब जिस बॉडी का ज़्यादा मास है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जिस बॉडी का कम मास है उसकी ग्रेविटी कम होगी। तो हमारी जो धरती है वो मून से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो मून जैसे ही हमारी धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, हमारी धरती की जो ग्रेविटी है उसने उस मून को अट्रैक्ट कर लिया और मून को बाहर जाने ही नहीं दिया। तो जो मून है वो हमारी धरती को ही क्या है, रिवॉल्व करने लगा। ये थ्योरी वैसे तो काफ़ी टाइम के लिए सच मानी गई, पर इस थ्योरी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। अब मून का साइज क्या है? मून का साइज हमारा 1/4 है धरती की, मतलब धरती का अगर 4th हिस्सा देखें तो उतना मून है सिर्फ। तो पर वैसे सुनने में तो ये साइज काफ़ी छोटा है, बट किसी नेचुरल सैटेलाइट के लिए ये साइज बहुत बड़ा है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जुपिटर का। जुपिटर की जो नेचुरल सैटेलाइट है, जुपिटर के जो मून है वो 1/88, मतलब जुपिटर के 88th पार्ट जितना साइज है सिर्फ उनका। तो मून नेचुरल सैटेलाइट तो है बट उसका साइज बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े साइज को धरती कैसे, मतलब धरती से इतना छोटा नहीं है कि धरती की जो ग्रेविटी है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है हमें। साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मून हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ही नहीं था तो इसके अंदर जो मटेरियल्स थे वो धरती से बिल्कुल अलग होने चाहिए थे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपोलो 11 के टाइम पे जब हम रॉक्स और सैंड लेके आए थे मून से, उनकी टेस्टिंग की, तो काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स थे जिनके आइसोटोप्स भी धरती के मटेरियल से मैच करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को भी कैंसिल कर दिया गया। अब एक और थ्योरी आई जो कि जॉर्ज डार्विन ने दी थी। जॉर्ज डार्विन चार्ल्स डार्विन के बेटे थे। तो जॉर्ज डार्विन ने क्या कहा था कि जो मून है वो धरती का ही पार्ट है, मतलब ये एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी है, एक बड़ा पार्ट है और उसके लगा एक छोटा पार्ट भी है। ये दोनों एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी है, बट उस रिवोल्यूशन की वजह से ये एक डंबल शेप ले लेता है। मून ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, जैसे ये अर्थ है ये मून है, तो ये डंबल शेप ले लिया। अब क्या है, रोटेशन के कारण वो जो मून है वो धरती से बाहर चला गया। ठीक है, धरती से टूट के बाहर चला गया उस रिवोल्यूशन की स्पीड की वजह से या रोटेशन की स्पीड की वजह से। जो मून है वो धरती से बाहर चला गया। और इन्होंने ये भी बताया कि ये मून कौन से एरिया से बाहर गया था। इन्होंने कहा जो आज के टाइम पे धरती पे पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के एरिया से जो है ये मून बाहर निकला था। तो जो पैसिफिक ओशियन जहाँ पे है, जो वो गड्ढा है इतना बड़ा, वो मेनली मून के बाहर जाने की वजह से ही बना है। पर इस थ्योरी को भी क्या है, मना कर दिया गया बिल्कुल।
इसके बाद में जो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिस थ्योरी को, वो थ्योरी दी गई जिसको हम कहते हैं द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो धरती है वो अपना ऑर्बिट किसी एक और बॉडी के साथ में शेयर करती थी, और जो दूसरी बॉडी थी वो मार्स से भी 3 गुना बड़ी हो सकती थी। ये माना जाता है कि या तो मार्स जितनी थी या मार्स से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो धरती जो है वो अपने ऑर्बिट को किसी एक बहुत बड़ी बॉडी के साथ में शेयर करती है जो कि मार्स से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो वो बॉडी है वो अनस्टेबल होने लगी, और अनस्टेबल होते होते उसने क्या है धरती के अंदर ही टक्कर कर दी। अब जब वो धरती के अंदर टक्कर हुई उसकी, जब उसका फिजन हुआ धरती के साथ में, तो वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची उस बॉडी को भी और धरती को भी, जिसकी वजह से जो इसका मलबा है, जो डेब्रिस है, वो पूरा धरती के बाहर रिवॉल्व करने लगा। अब कुछ टाइम बाद जो मलबा है वो इकट्ठा होने लगा एक जगह पे, और उसने हमारे मून को फॉर्म किया है। और मून को बनने में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोटल 1 साल का टाइम लगा था। अब जब हम मून की तरफ देखते हैं तो हमें उसके अंदर काफ़ी सारे धब्बे दिखाई देते हैं ब्लैक कलर के। वो एक्चुअली किस वजह से बने हैं, वो मेनली एस्ट्रॉइड्स के अटैक की वजह से बने हैं। जब एस्ट्रॉइड्स उसके सरफेस पे अटैक किया तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारा लावा सिक्रीट हुआ, और उस लावा ने, जब वो लावा सूख गया तो वहाँ पे वो जो ब्लैक कलर के धब्बे हैं वो बन गए। पर जब 1959 के अंदर स्पेस प्रोब से मून के दूसरी साइड की फ़ोटो ली गई, क्योंकि आपको पता है कि जो मून है उसका सिर्फ एक ही पोर्शन जो है धरती की साइड रहता है, दूसरा पोर्शन हमें नहीं दिखता। तो जब 1959 में स्पेस प्रोब से मून की दूसरी साइड की फ़ोटो ली गई तो दूसरी साइड ऐसा कोई भी धब्बा देखने को नहीं मिला। ऐसा क्योंकि दूसरी साइड एस्ट्रॉइड अटैक नहीं होते हैं। पर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई, इसकी मेनली 2 एक्सप्लेनेशन है। ये मेनली होता है मून की सरफेस की वजह से, क्योंकि जो सरफेस धरती की तरफ है वो सरफेस वीक है और पतला है एज कम्पेयर टू अदर सरफेस। जो दूसरा सरफेस है वो बड़ा है और वो क्या है, स्ट्रोंग है। उसकी वजह से क्या है कि जब दूसरी सरफेस पे क्या है एस्ट्रॉइड्स आके गिरते हैं तो वहाँ पे लावा सीक्रेट नहीं हो पाता, वो सरफेस टूटता नहीं है। उसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो धब्बे हैं वो नहीं बने। अब ये सरफेस वीक और स्ट्रोंग क्यों है, इसकी पहली एक्सप्लेनेशन तो ये आती है कि जब मैंने आपको बताया था जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो धरती है वो अपने ऑर्बिट को शेयर कर रही थी एक बड़े ऑर्बिट के साथ में, और जब दोनों की टक्कर हुई तो उस टाइम एक मून की जगह पे 2 मून बने थे, एक छोटा और एक बड़ा। कुछ टाइम बाद जो छोटा मून था वो बड़े मून के अंदर ही मिल गया। तो जिस जगह से वो उससे टक्कर हुई थी, जिस जगह पे वो मिला था, वहाँ का सरफेस मेनली क्या है, स्ट्रोंग बन गया, और जो दूसरी साइड का सरफेस था वो वीक रह गया। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि उस जायंट इम्पैक्ट के दौरान धरती का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था, और मून भी हमारी धरती के काफ़ी पास था, और उसकी वजह से क्या है कि जो सरफेस धरती की तरफ था वो क्या है वीक हो गया उस हीट के कारण, और जो दूसरा सरफेस है वो क्या है, स्ट्रोंग रह गया। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमें धब्बे दिखाई देते हैं। So that's it for today's video, and if you really like this video then subscribe our channel and share it with your friends. Thank you.